हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने जो नया टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है हमारे पास डिटेल्ड सोल्यूशन HP JEE सिविल एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 30th Feb 2021 सॉइल मैकेनिक्स। डियर स्टूडेंट्स, 13 फरवरी 2021 को मीन्स जो आज संडे है और सैटरडे को जो एग्ज़ाम हुआ हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर्स का, हम लोग उसका डिटेल्ड सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का मतलब हमने पेपर को सब्जेक्ट्स वाइज क्या किया, डिवाइड किया है, जिससे स्टूडेंट्स को एक क्लियर विजन क्लियर हो पाए कि यार अगर हमने जैसे सॉइल को तैयार करना है तो किस लेवल पे जाकर के तैयार करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस का मतलब लेवल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया पेपर को देख करके, तो मैंने यही देखा है कि अगर मैं 13 फरवरी वाले पेपर की बात करूं या मैं प्रीवियस पेपर्स की बात करूं, अगर हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर का अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पेपर देना है तो उस स्टूडेंट्स को दो चीज़ बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और उनमें से क्या क्या है डिस्टेंस, जब भी कोई भी स्टूडेंट क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है HP JEE का, स्पेशली HP JEE, ध्यान दीजिए प्लीज़। इसमें एक तो क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, मींस 170 क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे में हमने करने 2 आवर में कितना 170 क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। 85 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होता है। 85 मार्क्स का मींस हर क्वेश्चन कितने का है, 0.5 मार्क का क्वेश्चन है। आप कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में 170 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक और भी ऐसा एग्जाम होता है, जब आप SSC का एग्जाम देते हैं, SSC JEE का पेपर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे 2 आवर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे 2 आवर में 200 क्वेश्चंस आते हैं। बट इन दोनों का जो लेवल है उसमें डिफरेंस है, बिल्कुल मैं कहूँगा। जब आप SSC का पेपर देते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपने मतलब देख करके आप आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट, परंतु यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, तब आप जाकर के क्या करेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसलिए थोड़ा सा जो HP JEE का पेपर है वो लिटिल बिट टफ है कंपेयर टू SSC JEE, अगर आप टेक्निकल की बात करते हैं। नॉन टेक्निकल की मैं बात नहीं करूँगा, ओनली टेक्निकल की बात करूँगा। तो थोड़ा सा लिटिल बिट क्या टफ है, बट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कैलकुलेशन सिंपल है, स्टूडेंट्स को क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक था HP JEE सॉइल मैकेनिक्स। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना HP JEE सॉइल मैकेनिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉइल मैकेनिक्स का है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द वाटर टेबल इन द डिपॉजिट्स। प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। अगर इसमें कंप्लीटली विजिबल नहीं है तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द वाटर टेबल इन द डिपॉजिट्स ऑफ द सैंड 8 मीटर थिक is at depth of 3 meter below the surface. Above the water table, sand is saturated by capillary water. The bulk density of sand is 19.60 kilonewton per meter cube. What will be the effective pressure? इन्होंने क्या पूछा है स्टूडेंट्स, effective pressure at 8 meter below द सरफेस। ओके, ये क्वेश्चन इजी है डियर स्टूडेंट्स, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे को थोड़ा सा बेसिक क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, पहले तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या कर रखा है। पहले तो क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स कभी भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले लिखिए गिवन हमको क्या क्या गिवन किया डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने दिया है द वाटर टेबल इन द डिपॉजिट्स ऑफ सैंड 8 मीटर थिक। मतलब हमारे को, हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। डायग्राम बनाते हुए चलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ये थ्रू आउट जो सॉइल मैकेनिक्स होता है, जब भी आपको इस तरीके का दिखाई देता है कोई भी लाइन और वहाँ पे इस तरीके का है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड सरफेस। क्या बोलते हैं डिस्टेंस, इसको हम लोग ग्राउंड सरफेस। ओके, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड सरफेस है। अब इन्होंने देखा है 8 मीटर तक, मीन्स क्या है हमारे पास 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर हमने क्या लिया, यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से 8 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, 8 मीटर थिक है किसका, सैंड का। ओके,
ये हमारे पास है 8 मीटर थिक सैंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, थिक सैंड। उसके बाद उन्होंने दे रखा है डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो द सरफेस, और जो वाटर टेबल दिया हमारे को डिस्टेंस वो हमारे को कहाँ पे दे रखा है 3 मीटर बिलो द, मतलब ये कितना हो गया हमारे पास 3 मीटर। यहाँ पे हमको क्या गिवन कर रखा है डिस्टेंस, वाटर टेबल गिवन कर रखा है। वाटर टेबल कहाँ पे गिवन किया हमको, उन्होंने हमारे को गिवन किया 3 मीटर पे। कहाँ पे गिवन किया है 3 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। इसका मतलब हमको जो इफेक्टिव स्ट्रेस बताना है डिस्टेंस वो कहाँ पे बताना है, वो हमने बताना 8 मीटर फ्रॉम द सरफेस। इसका मतलब ये वाला हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास 5 मीटर। मीन्स आपने इस लेयर पे क्या बताना है, इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू बताना है कि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। ओके, और इन्होंने क्या गिवन कर रखा है डिस्टेंस, इन्होंने गिवन कर रखा आपको बल्क डेंसिटी। क्या गिवन कर रखा आपको इन्होंने, बल्क डेंसिटी गिवन कर रखा है। कितना है हमारे पास 19.620 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और डियर स्टूडेंट्स आपसे जो आंसर भी पूछा है, आंसर पूछा आपको इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, इफेक्टिव स्ट्रेस एट 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ओके, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। और किस में पूछा इन्होंने, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछा है। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके का सिनेरियो है। अब आप खुद सोचिए, इस क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट 1 मिनट में वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिसको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। ओनली वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिसका इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। जिस स्टूडेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है वो स्टूडेंट तो सॉल्व ही नहीं कर सकता है, मतलब 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता है। या फिर जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, जिसको पता हो कि हम लोग कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट पे, वो स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड चीज़ों को समझने की डिस्टेंस कोशिश करते हैं। वो मैं आपको पहले इधर लेकर के आता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है। ओके, इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस का। ओके, इफेक्टिव स्ट्रेस। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट आंसर बता दीजिए ना। नहीं, मेरा काम डायरेक्ट आंसर बताना नहीं है, मैंने डिटेल सोल्यूशन कराना आपको कि जब आप नेक्स्ट एग्जाम दें कोई भी, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो वो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में जब मैंने HPJE का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए थे जो 2015, 16, 17 वाले हैं, उसमें मैंने कई ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो सॉइल मैकेनिक्स में डायरेक्ट मतलब सेम क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट अगर उन्होंने उस क्वेश्चन मतलब वीडियो को स्टडी किया होगा, रीड किया होगा, पढ़ा होगा, तो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, इतना सिंपल था। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा बार से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर के इक्वलेंट होता है। किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, पोर वाटर प्रेशर के इक्वलेंट होता है। अब टोटल स्ट्रेस आप कैसे फाइंड करेंगे, पोर वाटर प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, और इस ग्राउंड सरफेस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का बर्डन नहीं है, मीन्स इस पर किसी भी तरीके का कोई भी लोड नहीं है। ओके, और हमारे को मान लेते हैं कि इस सरफेस पे मतलब यहाँ पे हमको पता करना है, और ये जो हाइट दे रखी है मतलब डेप्थ दे रखा है, ये हमारे को h डेप्थ दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हमारे पास एक सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल है। अब सॉइल सैंपल कैसा हो सकता है, मान लेते हैं कि इसमें कहीं पे भी क्या नहीं गिवन कर रखा है, वाटर टेबल नहीं गिवन कर रखा है। जब वाटर टेबल गिवन नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पे हमारे को गामा बी का वैल्यू दे रखा होगा। गामा बी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बल्क यूनिट वेट। क्या डियर स्टूडेंट्स, बल्क यूनिट वेट आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। तो इस केस में जो टोटल स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स गामा बी, ठीक है, गामा बी इंटू किसके हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा टोटल स्ट्रेस। अगर आपसे पूछे कोई पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, जब तक आपको वाटर टेबल दिखाई नहीं दे, अगर इस रीजन में क्या वाटर टेबल है, नहीं है, क्या मैंने कोई डिस्कशन किया वाटर टेबल का, नहीं किया, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या है, 0 है। अगर आपसे यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू पूछा जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू किसके होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, मीन्स हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस के ही इक्वल हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, एक तो ये केस हो गया। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार, ठीक है, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा हम लोग ले रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं, मतलब ये हमारा केस 1 हो गया एक तरीके से, केस 1 सिंपल सा, जितना जेई में आएगा ना उतना ही बताऊंगा जेई एचडीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमने क्या कर लिया, ग्राउंड सरफेस लिया। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस यहाँ पे, ये फिर से हमारे पास कितना हाइट है, एच हाइट पे हम लोगों को क्या पता करना है, सिग्मा बार का वैल्यू पता करना है, सिग्मा बार मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू पता करना है। और इस बार इन्होंने क्या कर रखा है डिस्टेंस, मतलब H1 हाइट पे आपको क्या गिवन कर रखा है, वाटर टेबल गिवन कर रखा है। क्या गिवन कर रखा है डिस्टेंस, वाटर टेबल गिवन कर रखा है। तो बताइए अब आप कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करने का तो सिंपल सा तरीका है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। डिस्टेंस किसी भी स्ट्रेस को, ये एक सिंपल बेसिक है, इसको हमको पता करना है। कहीं पे भी अगर हमारे को इफेक्टिव स्ट्रेस पता करना है तो सिंपल सा इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे पता करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वाटर टेबल से पहले वाला सॉइल कैसा होता है, गामा बल्क, मतलब पार्सली सैचुरेटेड होता है, कुछ मॉइस्चर्स होगा, कुछ एयर होगा, सॉलिड होगा। बट बिलो वाटर टेबल कैसा होता है, गामा सैचुरेटेड होता है। कैसा होता है, गामा सैचुरेटेड मीन्स जो भी वॉइड्स होगा वो वाटर से क्या होगा, फिल होगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोगों को क्या वैल्यू पता करना है, हमको पता करना है सिग्मा का वैल्यू। फर्स्ट हम लोगों को टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या है, जो भी वेट है उस पर्टिकुलर एरिया पे। तो यहाँ पे कितना डी स्ट्रेस हम लोग लिखेंगे, गामा बी इंटू H1। गामा बी मतलब यूनिट वेट ऑफ बल्क, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सैंपल मल्टीप्लाई दिस हाइट, प्लस ये स्टूडेंट कैसा है, ये हमारे पास है गामा सैचुरेटेड, मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा डिस्टेंस, H2 के इक्वल हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर की बात करने के लिए बोले, हम लोग एक इस पे पता कर रहे हैं, डायरेक्ट इस पॉइंट पे पता कर रहे हैं, ठीक है ना, इस लाइन पे पता कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, क्या पोर वाटर प्रेशर का मतलब होता है गामा डब्लू मल्टीप्लाई जिस पॉइंट पे आप पता कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे पता कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे वाटर टेबल दे रखा होता है, ओके, वाटर टेबल यहाँ पे दे रखा है, उसके बिटवीन डिस्टेंस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा पॉइंट हुआ। मीन्स आपको यहाँ पे पता करना है, यहाँ पे आपको वाटर टेबल दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, गामा डब्लू मल्टीप्लाई दिस हाइट, मतलब वाटर टेबल का, और जहाँ पे आपको पूछा उसकी उस हाइट को क्या कर दीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गामा डब्लू इंटू कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास है H1, ये वाली हाइट है H2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास गामा डब्लू इंटू H2। अब आप बताइए इन दिस केस व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इन दिस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा डिस्टेंस, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। व्हाट इज द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर हो गया गामा बी H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2 माइनस क्या करेंगे डिस्टेंस, माइनस कर देंगे गामा डब्लू इंटू H2 के साथ करेंगे। तो आप खुद बताइए ये वैल्यू क्या हो गया, गामा बी H1 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग डिस्टेंस, गामा सैचुरेटेड इंटू H2 माइनस गामा डब्लू इंटू H2 में क्या कॉमन ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें H2 का कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से विजिबल होगा। यहाँ पे क्या डिस्टेंस H2 को कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो गया, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। तो इसको फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, गामा बी H1 प्लस H2 इंटू गामा समर्ज्ड। तो फाइनली रिजल्ट हो गया हमारे पास गामा बी H1 प्लस गामा समर्ज्ड या गामा डैश, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं। डिस्टेंस इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट इस क्वेश्चन में तो इससे भी थोड़ा सा क्या आया, नेक्स्ट स्टेप पूछा गया। इस बार नेक्स्ट स्टेप क्या पूछा गया डिस्टेंस, प्लीज़ इस बार हमने क्या करना है, केस थर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, केस थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। केस थर्ड में क्या है, देखिए ध्यान से प्लीज़, केस 1 आ गया आपको क्लियर, मतलब ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड सरफेस है इस तरीके से, ओके। इस बार क्या है, यहाँ पे वाटर टेबल दे रखा हमारे को, मतलब मान लेते हैं ये कितने हाइट पर है, H1 हाइट पर है। इस बार ये वाटर टेबल दे रखा है, और इस पॉइंट पे आपसे फाइंड करने के लिए बोला है कि बताइए H2 मतलब H1 प्लस H2, जो H हमने लिखा हुआ है वो H1 प्लस H2 के इक्वलेंट है। मतलब उन्होंने पूछा है ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, मतलब वो कह रहे हैं इस तरीके से वैल्यू बताइए। मतलब गामा बार C का मतलब क्या है, एट पॉइंट C पे इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू बताना है। तो डियर स्ट्रेस इस बार कंडीशन क्या है, इस बार वो बोल रहे हैं कि ये तो गामा क्या है, सैचुरेटेड है। क्यों सैचुरेटेड है, क्योंकि बिलो वाटर टेबल जो भी सॉइल सैंपल होता है वो कैसा होता है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है कि जो भी वॉइड्स होगा उसमें क्या है, वाटर फिल है, ओके।
बट इस बार क्या हो रहा है कि ये सॉइल है, ये भी क्या है, गामा सैचुरेटेड है ड्यू टू कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी। इसका मतलब क्या है कि इस बार इस तरीके से हम मतलब क्या है, ये भी जो सॉइल है ये भी कैसा है, सैचुरेटेड है। अब आप कहेंगे सर पहले वाले केस में तो आपने गामा बल्क बताया था। यस, पहले वाले केस में मैंने गामा बल्क बताया था, बट इस वाले केस में क्या है कि ये वाला जो डेप्थ है, ए से बी वाला जो जोन है, ये भी सैचुरेटेड है। मतलब कि वहाँ पे भी वाटर क्या है, कैपिलरी का मतलब क्या होता है, वो वाटर को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है ना, वो अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब जो वॉइड्स थे उसको भी क्या कर दिया, उसने सैचुरेटेड कर दिया। अब आप कहेंगे सर कि अब मैं यहाँ पे क्या लूँ, इसको सैचुरेटेड लूँ या फिर गामा बल्क लूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस केस को हमको क्या लेना पड़ेगा, सैचुरेटेड लेना पड़ेगा। और ये तो ऑलरेडी क्या है, हमारे पास सैचुरेटेड है। जो आपके एग्जाम में पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, वो ये केस पूछा गया था, थर्ड केस आपसे पूछा गया था। उन्होंने पूछा है कि बताइए इस स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बिंदुवार मतलब एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स को अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम लोग तीनों पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। फाइनल हम लोग फॉर्मूला है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हम लोग देख रहे हैं ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी। मैं कह रहा हूँ सिग्मा ए का मीनिंग समझ गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा ए, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए कितना है डियर स्टूडेंट्स, जीरो। क्यों जीरो है, टोटल स्ट्रेस का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है उस डिवाइड बाय एरिया। तो बताइए ए पे कोई लोड आ रहा है, ए पे ऊपर से कोई भी लोड नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिग्मा ए इक्वल टू जीरो। यू ए माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस केस, ओनली दिस केस। इसमें हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का बनता है, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस डायग्राम है वो कितना है, गामा डब्लू इंटू किसको होगा, H1 के इक्वल होगा। और वो भी किस में, नेगेटिव में। मतलब ड्यू टू कैपिलरी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेगेटिव पोर वाटर क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। क्या होता है यहाँ पे, एक नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस, माइनस, ये हो जाएगा माइनस गामा डब्लू इंटू H1 के। अगर आपसे सिग्मा ए का वैल्यू, बार का वैल्यू पूछा जाए, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए, तो आप क्या कहेंगे, सिग्मा ए माइनस यू ए। तो फाइनली डिस्टेंस कितना हो जाएगा, गामा डब्लू इंटू H1 के इक्वल होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू हो गया, ये पॉजिटिव क्या आया, सिग्मा ए माइनस, और ये वैल्यू माइनस 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 प्लस होके गामा डब्लू इंटू H1 के इक्वल हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिग्मा बी। सिग्मा बी का वैल्यू क्या होगा, अब आप खुद सोचिए। सिग्मा बी का मतलब है ये, इसके ऊपर जो सॉइल है वो सॉइल कैसा है, अब सैचुरेटेड सॉइल है, बल्क नहीं है, सैचुरेटेड सॉइल है। इसका मतलब गामा सैचुरेटेड, मल्टीप्लाई किससे करना होता है, हमारे को मल्टीप्लाई करना होता है उस हाइट से। तो ये हाइट हो गया डिस्टेंस H1। ओके, अगर आपसे यू बी का वैल्यू पूछा जाए, इस केस में बी का वैल्यू कितना होगा, जीरो। रीजन, क्योंकि इसी ही पॉइंट पे क्या है, वाटर टेबल लाई कर रहा है। तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो बताइए इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू किसके हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू H1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस गामा सी, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग गामा सी। गामा सी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, गामा सी का वैल्यू है डिस्टेंस, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। गामा सी का वैल्यू है, आपने क्या देखना है कि सी पॉइंट तक जो सॉइल कैसा है। अगर पूरा सॉइल सैचुरेटेड है तो हम लोग सैचुरेटेड, हम लोग देखिए ये वाला सैचुरेटेड है ड्यू टू कैपिलरी, ये ऑलरेडी क्या है, सैचुरेटेड है ड्यू टू वाटर टेबल। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई H1 प्लस गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिस्टेंस, H2, ये वाला H2। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे यू बी का वैल्यू पूछा जाए, सॉरी यू सी का वैल्यू पूछा जाए, तो आप बताइए यू सी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाटर के कारण भी तो क्या आ रहा होगा, प्रेशर आएगा। वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, गामा डब्लू, कितनी हाइट पे, इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है, H2 कर दीजिए। अब बताइए आप सिग्मा सी बार का वैल्यू किसके इक्वलेंट होगा डिस्टेंस, सिग्मा सी बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी माइनस यू सी। तो फाइनली जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिग्मा सी बार इक्वल टू हो जाएगा गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई H1 प्लस
गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई H2 माइनस गामा W इंटू H2। तो फाइनली कितना आ गया डियर स्टूडेंट, सिग्मा सी बार इक्वल टू गामा सैचुरेटेड इंटू H1, ओके, गामा सैचुरेटेड इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2 माइनस गामा W इंटू H2। तो H2 को कॉमन ले लीजिए और ये क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आ गया गामा सी बार इक्वल टू गामा सैचुरेटेड इंटू H1, ओके, प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W को क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, गामा समझ इंटू H2। डियर स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा उस स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया होगा, सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। और जिस स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा या ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, जो हमने थर्ड कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी किया है, अगर ये उस जिस भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मैं कहता हूँ कि उस स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा, ओके। तो इसलिए प्लीज़ हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में देखने की कोशिश की, जिससे क्या है कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है ना। हमारा मेन मोटो आपको कंसेप्ट क्लियर कराना है कि जब भी इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का एग्ज़ाम में आए तो वो आपका क्या होना चाहिए, 101% क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, ओके। तो बताइए फॉर्मूला क्या है। अब तो फॉर्मूला सिंपल सा हो गया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले केस में फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ये वाला क्या है, देखिए हाइट क्या है H1, ये वाला हाइट क्या हो गया डिस्टेंस H2। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोबारा से। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा दिया है, द वाटर टेबल इन द डिपॉजिट ऑफ सेल 8.0 मीटर थिक इज डेप्थ ऑफ द 3 मीटर बिलो द सरफेस अबव द वाटर टेबल। मतलब ये जो अबव द वाटर टेबल है, टेबल इज सैचुरेटेड, ये सॉइल भी कैसा हो गया डिस्टेंस, ये सॉइल भी सैचुरेटेड हो गया है, किसके कारण, ड्यू टू कैपिलरी, क्या डिस्टेंस, ड्यू टू कैपिलरी। तो प्लीज़ इस चीज़ों को हमने क्या करना है, देखना है अच्छे से। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर से हो जाएगा। तो इस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हम लोगों ने फाइनल किया था, अगर हम लोगों को सिग्मा बार 8 मीटर पे पता करना है, यस और नो, सिग्मा बार एट 8 मीटर पता करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा 8 मीटर माइनस यू बार 8 मीटर। तो इस फॉर्मूले को अब हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट ये हो जाएगा हमारे पास, गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई H1 प्लस गामा समर्ज्ड मल्टीप्लाई में H2, ओके स्टूडेंट्स। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, सर क्वेश्चन में तो गामा बल्क गिवन करके दिया है, आप उसको गामा सैचुरेटेड क्यों ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है डिस्टेंस, गामा बल्क दे रखा है, परंतु मैं क्या लेके चल रहा हूँ, गामा सैचुरेटेड लेके चल रहा हूँ। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है, प्रॉब्लम है। जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको क्या करके दे दिया, पूरा सॉइल तो सैचुरेटेड दे दिया ना, जो वाटर टेबल से नीचे वो तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, और जो वाटर टेबल से ऊपर है वो ड्यू टू कैपिलरी फ्रिंज क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। इसका मतलब हुआ कि जो गामा बल्क है वो इस केस में गामा सैचुरेटेड के इक्वल है। और डिस्टेंस इसमें गामा डब्ल्यू का वैल्यू जब नहीं दे, क्वेश्चन में ध्यान से समझना, जब वाटर टेबल सॉरी गामा डब्ल्यू का वैल्यू क्वेश्चन में ना दे, तो उस केस में हम लोग इस वैल्यू को कितना लेके चलते हैं, 9.81 न्यूटन पर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेकर चलते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वैल्यू को अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। गामा समझ कितना डिस्टेंस, ये हमारे पास है 19.62 गामा, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है 3 हाइट के बाद है, प्लस गामा समझ 19.62 और गामा समझ को क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस 9.81 मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 प्लस 1 28 और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 58.86 प्लस, आप जब इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस ये हो जाएगा 9.81 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास फाइनल है 58.86 प्लस 5 8 5 40 और 5 45 49। आप इसको सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट। आप जब सॉल्व करेंगे तो अब आपको आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें 49.05 को ऐड कीजिए, 6 5 11, ये हो गया 9 9 8 17 9 4 5 9 1 10, 107.91 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो मैंने आपको क्या बोला, जिस स्टूडेंट्स को ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा वो स्टूडेंट क्या कर दिया होगा, इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दिया होगा। उसको कितना सा काम करना था, उसको तो सिर्फ ये काम करना था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जेई में हमको बिल्कुल तोते की तरह चीज़ों को रट के जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जिसको ये फॉर्मूला याद होगा उसको कितना टाइम लगा होगा, सिर्फ इतना सा टाइम लगा होगा। जिसको फॉर्मूला समझ में नहीं होगा, जो कंसेप्टों पे चल रहा होगा, उसने पूरा ड्राइव किया होगा चीज़ों को, और ड्राइव करने का टाइम कभी भी जेई नहीं देता है। समझ लीजिए इस पॉइंट को। जो स्टूडेंट वहाँ पे ड्राइव करने लग गया उस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो ड्राइव करता ही रह जाता है बेचारा। तो बिल्कुल हमने मतलब 2 पॉइंट तक अपने आंसर को क्या किया है, बिल्कुल सही किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग अपना देखते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन। ओके, ये सेकंड जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उसमें मतलब क्वेश्चन में जो सॉइल का था वो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, जुकाम हो गया थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में दे रखा है ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंड ग्रेन्स हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज D10। ध्यान से समझना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन को हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं, तो D10 से करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना CU/CC का वैल्यू, सॉइल मैग्नीज में D10 क्या होता है, D60 क्या होता है, D30 क्या होता है, तो वो सारी चीज़ों को हमने देखना होता है। तो D10 को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव ग्रेन साइज। क्या होते हैं डिस्टेंस, इफेक्टिव ग्रेन साइज बोलते हैं। ओके, इफेक्टिव ग्रेन साइज D10। ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन्स हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज। और D10 का वैल्यू हमको दे रखा है डियर स्टूडेंट्स 0.05, ये दे रखा है। तो उन्होंने पूछा द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एलन हेजेन के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है K = C D10 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स। एंड C का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 100। D10 का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा हमारे को, ये हमारे को वैल्यू दे रखा कितना 0.05। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल यूज दिस फॉर्मूला, K = कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.05 का होल स्क्वायर। फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 617, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द K। सबसे पहले तो आपको यही पूछा जाता है कि परमेबिलिटी को किससे डिनोटेड किया जाता है, परमिएबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी को किससे डिनोट किया जाता है डिस्टेंस, K से डिनोट किया जाता है। दूसरा इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है डिस्टेंस, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, mm पर सेकेंड, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन जनरली हमसे पूछे जाते हैं। दूसरा डायमेंशन आप बता सकते हैं, डायमेंशन में हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा क्या होता है, परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमेबिलिटी का मतलब होता है कि किस सॉइल में से वाटर पास करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, या वाटर के पास होने की एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बताइए कि कोर्स ग्रेन सॉइल का परमेबिलिटी ज़्यादा होगा या फाइन ग्रेन सॉइल का परमेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब आप खुद सोचिए कि मेरे को जिधर से रास्ता निकलने के लिए ज़्यादा मिलेगा तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, यस और नो, मतलब मैं वहाँ से ज़्यादा जल्दी से क्या कर जाऊँगा, पास कर जाऊँगा। तो यही किसके साथ होता है, वाटर के साथ भी होता है। अब आपने देखना है कोर्स ग्रेन सॉइल में और फाइन ग्रेन सॉइल में किस में वर्ड्स का साइज़ ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होता है, इसीलिए कोर्स ग्रेन सॉइल की जो परमेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल।
और हम लोग देखते भी हैं, वो हम लोग क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं के ग्रेवल, ओके। उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट, के सैंड। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर देखा हमारे को 21, द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल इज गिवन दिस, व्हाट इज द पोरोसिटी। देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया होगा। ई इक्वल टू दे रखा हमारे को 0.58 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे को पूछा पोरोसिटी, व्हाट इज द पोरोसिटी फॉर दिस केस, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द ई। ई इज द वॉइड रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड रेंज ऑफ दिस ई, ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है डिस्टेंस 1 होता है। ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन, सॉरी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्या होता है डिस्टेंस, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है। ई का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। ई 0 कब हो सकता है डिस्टेंस, ई तभी 0 हो सकता है जब वी भी 0 हो। और आपको पता है कोई भी जो सॉइल होता है उसमें वी भी क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज वॉइड रेशियो इट इज़ द जो सॉइल सैंपल होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सॉलिड, एयर एंड क्या होता है, वाटर होता है। इन सबको मिलाकर के हम लोग क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। इसीलिए कभी भी ई का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, ई ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरे टर्म्स पे हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस एन, एन इज द पोरोसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वी वी अपॉन वी। मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। और इसका जो रेंज होता है डिस्टेंस, ये 0 से ज़्यादा और 1 से ऑलवेज क्या होता है, लेसर देन होता है। ना तो पोरोसिटी का वैल्यू 0 हो सकता है और ना ही पोरोसिटी का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। रीज़न क्या है, वी वी अपॉन वी, वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वी वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। देखिए अगर वी वी इक्वल टू वी के इक्वल हो जाए, सपोज ऐसा सोचिए, अगर ऐसा हो जाए इसका मतलब क्या है कि जो भी वॉइड्स हैं वो टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो गए, इसका मतलब उसमें सॉलिड प्रेजेंट नहीं है। अगर सॉइल में सॉलिड ही नहीं है तो फिर उसको हम लोग सॉइल थोड़ा ना कहेंगे, उसको तो पानी और वाटर कहेंगे। उसको हम लोग कभी भी क्या नहीं बोल सकते, सॉइल नहीं बोल सकते। सॉइल तभी हो सकता है जब उसमें सॉलिड हो, एयर हो और वाटर हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, गलत है इस तरीके का। तो हमारे पास जो करेक्ट है वो क्या है कि इसका वैल्यू किस में होगा, ना तो 0 होगा ना 1 होगा, इसकी रेंज के बीच में होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है हमारे पास ई ग्रेटर देन एन। जो हमारे पास क्या होगा, वॉइड रेशियो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन एन होगा, मतलब पोरोसिटी ज़्यादा होगा। रीज़न देखिए कि इन दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम है, वी बी अपॉन वी बी। और नीचे हमारे पास क्या दे रखा है, वी एस, और नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पे वी दे रखा है। जो वी होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन वी एस होता है। अब अगर बताइए किसी ज़्यादा वाली, किसी अगर हायर वैल्यू से अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, डिस्टेंस कम आता है। तो सिंपल सा हमारे पास थर्ड पॉइंट हमारे पास ये बन गया, वो क्या है, ई ऑलवेज ग्रेटर देन एन होता है। ये हमारे पास पोरोसिटी हो गया, ये हमारे पास वॉइड रेशियो हो गया। फोर्थ हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे जो स्टेप समझ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन ई एंड एन। मतलब वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी में हमने क्या देखना है, डिस्टेंस, यहाँ पे एक रिलेशन देखना है। वो रिलेशन क्या है हमारे पास, वो डिस्टेंस हमारे पास रिलेशन है ई इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन और एन इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। इस तरीके के हमारे पास रिलेशंस हैं। ये कैसे आए हैं, डिराइव करके आते हैं, सिंपल सा डेरिवेशंस होता है, वो हमारे एग्जाम में हमारे काम करनी है। सिर्फ ओनली फॉर्मूलाज हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे डिस्टेंस, तो हमको क्या पता करना है, पोरोसिटी एन इक्वल टू 0.58 अपॉन 1 प्लस 0.58, फाइनली कितना हो जाएगा, 0.58 अपॉन 1.58। डिस्टेंस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.367 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये हमारे पास हो गया पोरोसिटी। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, इस बार हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल इज गिवन बाय 0.58। व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ सॉइल, पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज दिस। ओके, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझिए। दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन पहले नहीं आया कहीं, ठीक है ना, इसलिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखिए। पहले ये तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉइल मैकेनिक्स के जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, ठीक है ना। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पूछा गया है। जो डॉक्टर तरजागी साहब हैं हमारे, वो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हैं, ठीक है। जब उन्होंने सॉइल में बहुत सारे क्या किए, अपने डेरिवेशंस, अपने उस पर एनालिसिस वर्क किए, तब से इसको बहुत ज़्यादा मतलब क्या मिला, एक उसको वैल्यू मिली, तो इसलिए उनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है। अब क्वेश्चन क्या है कि सॉइल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो सॉइल है वो किस लैटिन वर्ड से आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो
हमारे पास क्या है, वो लैटिन वर्ड है सोलम, SOLUM, सोलम, ठीक है। इस वर्ड से आया जो हमने नेट से देखा है, ठीक है ना। तो सॉइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, वो हमारे पास है सोलम, बट इन्होंने दे रखा सोनम, सोनम तो नहीं है, सोएला, सोलिया या नन ऑफ दिस। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। ओके, क्या आंसर होना चाहिए इसका? डी आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दिस, क्योंकि सोलम है। हाँ, अगर यहाँ पे एल होता, SOLUM, तब हमारे पास आंसर सही होता। ओके, बट मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, इसमें हमको वेट करना पड़ेगा कि क्या आंसर सही आएगा। मेरे अनुसार ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्या, ये सारे क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि जिसने आज रिटेनिंग वॉल को पढ़ के गया होगा, जो स्टूडेंट रिटेनिंग वॉल को पढ़ के गया होगा उसके तो बल्ले बल्ले हैं, ठीक है ना। और जिसने नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो भी क्वेश्चन सॉल्व करके आया होगा। देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस ए 2 मीटर हाइट वर्टिकल अर्थ रिटेनिंग वॉल, ठीक है। अर्थ रिटेनिंग वॉल हमारे को यहाँ पे क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है रिटेनिंग वॉल। ओके, ए ड्राई ग्रेनुलर बैकफिल विद एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, मीन्स आपको क्या गिवन कर रखा है, फाई इक्वल टू 30 डिग्री गिवन कर रखा है। एंड यूनिट वेट, गामा का वैल्यू कितना दिया डिस्टेंस, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गिवन करके दिया है। इफ़ द वॉल इज प्रिवेंटेड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्टेंस यही है, इफ़ द वॉल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम यील्डिंग नो मूवमेंट, मीन्स क्या है, नो मूवमेंट। अब आप खुद बोलिए, नो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? नो मूवमेंट का मीनिंग होता है एट रेस्ट। क्या होता है डिस्टेंस? एट रेस्ट। जिस स्टूडेंट ने इस वर्ड को नहीं समझा होगा वो आंसर नहीं कर पाया होगा। फिर उन्होंने पूछा था टोटल हॉरिजेंटल थ्रस्ट, ओके, टोटल हॉरिजेंटल, ठीक है ना, टोटल हॉरिजेंटल थ्रस्ट, ओके, टोटल हॉरिजेंटल थ्रस्ट, ओके, किस में पूछा है, किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ, ओके, यूनिट लेंथ में आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा ऑन द वॉल। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझने की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 केस हैं, एट रेस्ट, ओके, सेकंड केस है एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, ओके, पैसिव अर्थ प्रेशर। एट रेस्ट का मतलब है कि जो सॉइल है वो कहाँ पर है, रेस्ट में, मतलब कोई भी किसी तरीके का यील्डिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास रिटेनिंग वॉल है, मतलब रिटेनिंग वॉल किस में, रेस्ट में। एक्टिव अर्थ प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास, जैसे ये रिटेनिंग वॉल है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या रिटेनिंग वॉल है इस तरीके का, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, बैक फिल कर रखा है। बैक फिल मतलब यहाँ पे सॉइल फिल हो रहा है। अगर हमारे पास जो रिटेनिंग वॉल है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट है उसका अवे फ्रॉम द मूवमेंट, अवे फ्रॉम द सॉइल, बैक फिलिंग, अवे फ्रॉम द, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है ना, ये कुछ हमारे पास इस तरीके का हो गया। इस टाइप के केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, एक्टिव अर्थ प्रेशर। इस तरीके जब हमारे पास क्या होगा, वॉल का मूवमेंट अवे फ्रॉम द बैकफिल होता है, तो वहाँ पे जो प्रेशर इंड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलते हैं। सेकेंड है डिस्टेंस, जो हमारे पास सेकेंड केस है वो है हमारे पास जो क्या है, मूवमेंट ऑफ, ये क्या हमारे पास अर्थ, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं जो अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस, ये रिटेनिंग, ये क्या डिस्टेंस, ये रिटेनिंग वॉल है। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार इसका जो मूवमेंट है डिस्टेंस वो है टूवर्ड्स द बैकफिल, मीन्स यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, ये हो रहा है टूवर्ड्स द बैकफिल, ये हो रहा है अवे फ्रॉम द बैकफिल। डिस्टेंस यहाँ पे 3 केसेस हैं, इन तीनों केस को समझना बहुत ज़रूरी है। नो मूवमेंट मीन्स एट रेस्ट, अगर अवे फ्रॉम द सॉइल मतलब सॉइल से जो बैकफिलिंग उससे दूर जा रहा है, तो वहाँ पे जो प्रेशर इंड्यूस होगा उसको हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो सॉइल की तरफ, मतलब ये जिस तरफ बैक फिलिंग है, मतलब जिस तरफ बैक फिलिंग है, जैसे मान लेते हैं कि इधर बैक फिलिंग है, ये रिटेनिंग बॉल है, ये ऐसे मतलब और बैक फिलिंग की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो होगा
कैसा होगा, कंप्रेसिव नेचर होगा। ये यहाँ पे क्या होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस यूज़ करते हैं। हमको वर्ड से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया नो मूवमेंट, इसका मतलब हो गया एट रेस्ट। अगर होता अवे फ्रॉम, इसका मतलब हो गया एक्टिव अर्थ प्रेशर। टूवर्ड्स द बैकफिल, इसका मतलब हो गया पैसिव अर्थ प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसको थ्योरी लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ईच एंड एवरी पॉइंट्स को, पर यहाँ पे हम लोगों के पास टाइम लिमिटेशन होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ तक भी नहीं जा सकते। डिटेल्ड सोल्यूशन करेंगे परंतु बहुत ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस मेनली क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन समझना है इसका स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल है इस तरीके का, ठीक है डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है बैकफिल। यहाँ पे कैसे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं डिस्टेंस, लेटरल अर्थ प्रेशर क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इधर क्या है, बैक फिलिंग ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है ना, ऑफ सॉइल सैंपल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर इंड्यूस जो होता है, हम लोग इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करना प्लीज़। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट जिसको समझ में आ जाएगा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके का प्रेशर क्या होगा, इंड्यूस होगा इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर इंड्यूस होगा इस तरीके का, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू होता है हमारे पास के नॉट गामा इंटू एच के इक्वल होता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गामा का यूनिट क्या होता है, किलो मीटर पर मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एच से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, किलो मीटर पर मीटर क्यूब। के नॉट का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करिए। एक तो होता है के नॉट, के नॉट का रिजल्ट होता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। और दूसरा होता है डिस्टेंस हमारे पास, दूसरा जो हमारे पास है के नॉट इक्वल टू है 1 माइनस साइन फाइव। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, 1 माइनस साइन फाइव। और नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस यहाँ पे के ए का रिजल्ट होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ओके स्टूडेंट्स, एक होता है हमारे पास के पी, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर थ्योरी, तो वो क्या होता है 1 प्लस साइन फाइव अपॉन क्या होता है डिस्टेंस, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं। इन 3 रिजल्ट से हम लोग के नॉट के ए के पी की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। किसका वैल्यू फाइंड करते हैं डिस्टेंस, के नॉट के ए के पी का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है के नॉट का वैल्यू हो गया, के ए का वैल्यू हो गया, के पी का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से हमारे को थोड़ा सा क्लियर हो गया, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, के नॉट इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव। अब डिस्टेंस, इसमें एक रिलेशन होता है कि इनमें वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, बोलिए इसमें वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है के पी का, उसके बाद होता है हमारे पास किसका, के ए का, और सबसे कम वैल्यू होता है हमारे पास के नॉट का। एक सेकेंड, नहीं गलत किया हम लोग, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन समथिंग, तो ये हमने गलत किया। यहाँ पे ऐसे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, 1। देखिए अगर आप सबका डिनोमिनेटर देखिए तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो गया हमारे पास के पी का, उससे कम वैल्यू जो होगा हमारे पास वो होगा डिस्टेंस के नॉट का, और सबसे कम वैल्यू जो होगा वो होगा डिस्टेंस के ए का। इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो प्रेशर होता है इसको हम लोग बोलेंगे पी पी, उसके बाद क्या होगा पी नॉट, और उसके सबसे कम किसका होता है, पी ए का होता है। ओके, इस तरीके से होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ध्यान से देखना कि आपसे क्या पूछा गया है। जब भी हमसे एग्जाम में क्या पूछा गया है, हॉरिजेंटल थ्रस्ट, ध्यान से समझना। जब भी क्या पूछा जाए, हॉरिजेंटल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, यूनिट पे जाना डिस्टेंस किलो न्यूटन पर मीटर है। जब भी इस तरीके का पूछा जाए हॉरिजेंटल थ्रस्ट, तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस एरिया का क्या करना है, जो जो आपको दिख रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसमें देखिए डिस्टेंस, इसका हाइट कितना हमारे पास h, जो भी हमने h हाइट ले रखा है, ठीक है ना, जो यहाँ पे हमने h हाइट ले रखा है। और ये थोड़ा सा डेरिवेशन हमको करना पड़ता है कि किस तरीके से आता है, ठीक है ना, थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस डेरिवेशन करना पड़ता है। और ये सब डाटा या ये सब रिजल्ट कहाँ से आते हैं, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, जहाँ तक मेरे को पता है कि आपने सबने एक इक्वेशन को पढ़ा होगा। इक्वेशन क्या है हमारे पास,
स्ट्रेस और सी एन फाइव में रिलेशन होता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 ओके प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आती है, रिलेशन आती है। ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये क्वाजी सॉइल के लिए कर रहे हैं, इसमें c इक्वल टू 0 होता है। जब यहाँ से इस रिजल्ट को फाइंड करते हैं ना डिस्टेंस, तब हमारे को ये रिजल्ट्स आते हैं। ओके ये रिजल्ट वहाँ से आते हैं, के ए गामा एच, के पी गामा एच, के नॉट गामा एच, उस रिलेशन से हम लोग इनको लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हमने बताइए इसका एरिया क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस डायग्राम। तो आप कहेंगे सर 1/2 मल्टीप्लाई में के नॉट ओके गामा इंटू एच मल्टीप्लाई दिस हाइट, कितना हो गया एच। तो आप कहेंगे 1/2 के नॉट गामा एच स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ऑल डाटा इज गिवन। के नॉट का वैल्यू कितना है, के नॉट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस साइन फाइव। तो क्या होगा डिस्टेंस 1 माइनस साइन फाइव। ओके तो इन्होंने क्या दे रखा है 1 माइनस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है डिस्टेंस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, के नॉट का वैल्यू भी कितना आ गया 1/2। ओके गामा का वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट्स, गामा का वैल्यू दे रखा है 18 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू कितना दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 2 से ये दो कैंसिल हो गए, फाइनल कितना आ गया 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द हॉरिजेंटल थ्रस्ट। ओके क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग। ओके अब देखिए डिस्टेंस, जितने भी अब क्वेश्चन आएंगे ना नेक्स्ट, उनको बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने सारा कुछ आपको बताने की पूरी कोशिश की है। नो मूवमेंट, इट दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से प्लीज़ स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है ए सॉइल हैविंग लिक्विड लिमिट, मतलब लिक्विड लिमिट आपको दे दिया कितना 65%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP कितना दे दिया डिस्टेंस 50%। आपसे पूछा प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। तो हमारे को रिलेशन पता है डिस्टेंस, जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या होता है, रिलेशन है IP इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अगर यहाँ से आपने प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लास्टिक लिमिट इक्वल टू किसको हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लिक्विड लिमिट माइनस IP। तो सॉल्व करके देखिए, इसमें सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, लिक्विड लिमिट कितना डिस्टेंस 65% माइनस IP का वैल्यू कितना हमारे पास 50%, फाइनल कितना आ जाएगा डिस्टेंस 15%। इज द आंसर, इज द आंसर। ओके अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाता क्वेश्चन में क्या IL का रिजल्ट, व्हाट इज द IL का मतलब है लिक्विडिटी इंडेक्स। क्या डिस्टेंस लिक्विडिटी इंडेक्स। तो इसका रिजल्ट क्या होता है बताइए, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का रिजल्ट आपसे कल पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, बताओ। लिक्विडिटी इंडेक्स का रिजल्ट क्या होता है, IL इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस, ध्यान से देखना WL माइनस WP, और यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस WN माइनस WN। दिस इज द फॉर्मूला। ओके लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया WN माइनस WL। WN का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, नेचुरल मॉइस्चर्स कंटेंट। ओके WL का मतलब क्या डिस्टेंस, लिक्विड लिमिट है, और WP का वैल्यू क्या डिस्टेंस, प्लास्टिक लिमिट है। ओके प्लास्टिक लिमिट। ओके समझ गए इस बात को। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेम लिक्विडिटी इंडेक्स के बाद है हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये होता है डिस्टेंस IC इक्वल टू WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP। ओके ये हमारे पास है, और एक रिलेशन होता है IC प्लस IL इक्वलेंट किसके होता है 1 के इक्वल होता है। ये रिजल्ट भी बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स ये रिजल्ट भी किसके इक्वल है, रिजल्ट के इक्वलेंट है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं WL ये LCM हो गया WL, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा गलती हो गया,
यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये डब्ल्यू पी आएगा, डब्ल्यू पी। अब आप खुद देखिए इस रिलेशन को, देखिए गलती हुआ तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से सही कर दिया, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। अब आप इसको क्या करिए, ऐड करेंगे तो डब्ल्यू वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सही है हमारे पास डब्ल्यू पी। ओके, दिस लिक्विडिटी इंडेक्स। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका इंडेक्स होता है आई एस इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, दिस इज द रिजल्ट। तो अगर आपको डिस्टेंस ये सारे रिजल्ट्स पता हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, आई सी इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल। अब हमारे पास क्या, बिल्कुल देखिए अगर ये रिजल्ट हमको याद है इस तरीके से, तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस। व्हाट विल बी द एक्टिव अर्थ प्रेशर, ओके, इफ बल्क डेंसिटी मीन्स गामा कितना दे दिया डिस्टेंस, 18.0 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे दिया। ओके, देखिए ध्यान से पढ़िए, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है ना, क्या पूछा उन्होंने, एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो बोलिए एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा डिस्टेंस, एक्टिव अर्थ प्रेशर। ओके, इन्होंने क्या बोला डिस्टेंस, एंगल कितना दे रखा हमारे को, इंटरनल फ्रिक्शन कितना दे दिया 30 डिग्री, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट मतलब सिंपल सा जो रिटेनिंग वॉल है वो एच का वैल्यू कितना दे दिया 3.0। तो अभी जो मैंने बताया था डिस्टेंस, जब भी एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा, के ए। इसका रिजल्ट होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। इस रिजल्ट को हमने याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा 1 माइनस साइन फाइव साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30। तो हमको पता है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। इक्वलेंट कितना आ जाएगा डिस्टेंस 1/3 के इक्वलेंट होगा। ओके, और जो हमारे को क्या है, हमको क्या पता करना है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो डिस्टेंस जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ध्यान से समझना, के ए गामा एच के इक्वल होगा। अगर आपसे क्या पूछा जाता है इसी केस में, अगर आपसे पूछा जाता ना हॉरिजेंटल थ्रस्ट, क्या पूछा जाता है डिस्टेंस हॉरिजेंटल थ्रस्ट, तो इस केस में आंसर क्या आता, 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर होता। इसका मतलब जैसे हमने देखा था ना इस तरीके से, इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया जो है, तो ये क्या है डिस्टेंस यहाँ पे के ए गामा इंटू एच, ये हाइट कितना हमारे पास एच। अब आप इसका एरिया निकाल लीजिए ट्रायंगुलर पोर्शन का, तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, तो 1/2 के ए गामा इंटू एच। बट आपसे क्या पूछा है, आपसे सिंपल सा आपने यूनिट पे जाना डिस्टेंस। जब हमारे को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछा है तो प्रेशर पूछा है, किलो न्यूटन पर मीटर में या किलो न्यूटन में पूछा है तो क्या पूछा हमसे, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पूछा है। तो इस केस में बताइए क्या वैल्यू हो जाएगा, सिंपल सा वैल्यू पुट कर दो, क्या है रिजल्टेड डिस्टेंस, के ए गामा इंटू एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा का वैल्यू कितना है 18 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू कितना है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 3.0, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट किसका आएगा, डिस्टेंस 18 किलो न्यूटन पर किसका आएगा, मीटर क्यूब के सॉरी मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इन्होंने इस बार क्या पूछा है, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन किलो न्यूटन इफ द बल्क, मतलब गामा का वैल्यू कितना है 18.0 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई इक्वल टू कितना है हमारे पास, फाई इक्वल टू है 30 डिग्री, और हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट कितना डिस्टेंस 3। अब इस बार बात क्या गई, फंस गई कि सर मैं किसका वैल्यू पता करूं, पी ए का वैल्यू पता करूं या फिर मैं पी का वैल्यू पता करूं। ध्यान से समझना, कैपिटल पी ए इज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन केस ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी, और पी कैपिटल पी का मतलब है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन केस ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर थ्योरी, और स्मॉल पी का मतलब हो गया किससे, प्रेशर से। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस कुछ भी हमको नहीं दे रखा, हम दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे पी ए इक्वल टू कितना है 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर, और पी का रिजल्ट क्या है डिस्टेंस 1/2 के पी
इंटू गामा इंटू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। ये मैंने बता दिया कैसे आया रिजल्ट सारा। ओके 1/2 मल्टीप्लाई के ए, एंगल कितना है 30 डिग्री, अभी हमने फाइंड किया था कितना था 1/3। ओके के ए गामा का वैल्यू कितना है 18 और एच का वैल्यू कितना है 3 मल्टीप्लाई 3 स्टूडेंट। अब आप खुद सोचिए इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 18×3 = 54, ये कितना हो गया 9, मतलब हो गया 27.0। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को रिजल्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई के पी, ध्यान देना के ए मल्टीप्लाई के पी इक्वल टू किसके होता है 1 के इक्वल होता है। दिस रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो के पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/KA, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/1/3 इक्वलेंट 3। तो इस रिजल्ट से याद कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई गामा कितना 18 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो आप इसको सॉल्व करिए तो कितना हो गया 9, मतलब 9 मल्टीप्लाई 27, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 3 81 और 9 दूनी 18, इससे ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब हम लोगों को के इसका वैल्यू फाइंड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे में अगर उसने कुछ भी नहीं दिया है तो वो ऑप्शन उस तरीके से हमको देगा कि वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स समझे इस चीज़ को, पूरा क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें नहीं ना? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन यही दे दिए उठा करके, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन यही उठा करके दे दिए इन्होंने। क्या क्वेश्चन दिया यहाँ पे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अब आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन दिया इन्होंने, व्हाट विल बी द पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर का मतलब स्मॉल पी का पैर में पी, ये क्या जाएगा डिस्टेंस के पी इंटू गामा इंटू एच। के पी का वैल्यू क्या है, क्या एंगल दे रखा है 30। अब याद हो जाना चाहिए के पी का वैल्यू कितना है 1 + sin फाई अपॉन 1 - sin फाई। तो कितना हुआ है डिस्टेंस 1 + sin फाई का वैल्यू कितना है sin 30 1/2 1 - 1/2, तो फाइनली कितना हो गया 3/2 अपॉन 1/2, फाइनल कितना है 3। वैसे मैंने अभी आपको बताया 3 है। मल्टीप्लाई गामा, गामा का वैल्यू कितना है 18 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू कितना है 3। सॉल्व करिए डिस्टेंस कितना आ रहा है 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 18, मतलब कितना हो गया 162 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 63 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सी फुट रोलर आर रिकमेंडेड फॉर कंपैक्टिंग। ध्यान से समझना, सी फुट रोलर का यूज जनरली हम लोग किसके लिए करते हैं, कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं। कौन से सॉइल के लिए करते हैं डिस्टेंस, कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं। कोहेसिव सॉइल का मतलब क्या है, कोहेसिव सॉइल का सिंपल सा मीनिंग होता है मतलब क्ले, मीन्स इंटरनल फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है इसमें 0 होता है। ठीक है ना, कोहेसिव सॉइल मतलब क्या हो गया क्ले, इसका मतलब क्या हो गया 0। इसके लिए डिस्टेंस हमको इस टेबल को थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, टेबल ले रखा है, ये टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना आप समझ लीजिए। इस टेबल से हमारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स दे रखा है हमारे को यहाँ पे, जहाँ पे हमारे को दे रखा है स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे को क्या गिवन कर रखा है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट हमारे गिवन कर रखा है रोलर, दूसरे पे क्या है रेमर, तीसरे पे क्या है वाइब्रेटर्स। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्मूथ व्हील रोलर का हम लोग यूज़ किसके केस में करते हैं, ग्रेवल, क्रश्ड स्टोन और रॉक के केस में करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक्शन होता है, एक्शन मतलब एक्शन जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है प्रेशर, प्रेशर क्या करता है उस पर इंड्यूस करता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस से फुट रोलर, इट इज़ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है हमारे एग्जामों में तो वो सिर्फ फुट रोलर पे ही पूछा जाता है। डिस्टेंस किस पे पूछा जाता है, सिर्फ फुट रोलर पे पूछा जाता है। तो इसका क्या हो गया कोहेसिव सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होता है नीडिंग एक्शन होता है। ठीक है ना, नीडिंग एक्शन होता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस न्यूमेटिक टायर रोलर, ऑल टाइप ऑफ सॉइल में है। इसमें क्या होता है डिस्टेंस प्रेशर प्लस नीडिंग दोनों क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, प्रेशर भी लगता है और उसको नीडिंग भी करता है। रेमर में डिस्टेंस ऑल टाइप ऑफ सॉइल बट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। हम लोग इसको जनरली यूज़ कहाँ पे करते हैं, कन्फाइंड एरियाज में यूज़ करते हैं, कन्फाइंड एरियाज, या फिर मतलब जैसा जहाँ पे हम लोग क्या नहीं कर सकते, रोलर को लेकर के नहीं जा सकते।
ठीक है ना। अब इसका एक एग्जांपल है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पोर्शन हो गया जब हम रोलर को ऐसे घुमा कर ला रहे हैं, कुछ जगह रह गया जहाँ पे रोलर को लेकर नहीं जा सकते, तो उस केस में हम लोग प्रोग्रामर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मीन्स कन्फाइंड एरियाज में जनरली जो बाउंड्रीज, फिक्स बाउंड्रीज में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रैमर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस वाइब्रेटर। वाइब्रेटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, कोर्स ग्रेन सॉइल बट मोर सुटेबल फॉर किसके लिए किया जाता है, सैंड के लिए किया जाता है। तो डिस्टेंस, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये टेबल आपको याद है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए क्या, पढ़िए ध्यान से क्या गिवन कर रखा है इन्होंने आपको क्वेश्चन में गिवन किया है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज 1/3 द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, के ए मल्टीप्लाई के पी इक्वल टू 1। के ए गिवन कर रखा है 1/3 मल्टीप्लाई के पी इक्वल टू कितना हो गया 1, तो के पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्लीज़ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है डिस्टेंस, द कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फुटिंग आर शोन इन द फिगर। The figure correspond to a rigid footing on granular soil, rigid footing on cohesive soil, rigid footing on saturated clay, none of these। और भी क्या हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन कोहेजिव सॉइल, मतलब क्या है, ग्रेनुलर सॉइल, ऐसे भी क्या बन सकता था, क्वेश्चन बन सकता था। बट डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, इस डायग्राम को आपने यहाँ पे इस तरीके से याद रखना। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर दिस, कुछ डाटा को हमको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि समझने से हम लोग काफ़ी बार एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते चीज़ों को, ठीक है ना। क्योंकि इतना कम टाइम में ज़्यादा जब क्वेश्चन होते हैं तो कुछ डाटा हमको याद भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है जो बैठा हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए, वो बिल्कुल याद करके आया हर पॉइंट को। हमारा कंपटीशन उसी से ही है। अब मैं कितना भी समझदार क्यों ना हो जाऊँ, मेरे को सारे कंसेप्ट आते हैं, मैं वहाँ पे सॉल्व कर करके देख रहा हूँ, ड्राइव कर करके देख रहा हूँ। आप समझ लीजिए जेई में स्पेशली सिलेक्ट नहीं हो सकते, आप ए बन सकते हैं, एसडीओ बन सकते हैं, आप गेट अच्छे से क्वालिफाइड कर सकते हैं, इवन आप ईएससी अच्छे से कर सकते हैं, परंतु जेई में आपको डाटा को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा और टाइम बहुत कम होता है। प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए थोड़ा सा आप, ठीक है ना, तभी तो आप बनेंगे जूनियर इंजीनियर। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट आपको फाइंड करना है। दो तरीके का हमारे पास फुटिंग है डिस्टेंस, एक है हमारे पास फ्लेक्सिबल फाउंडेशन, सेकंड वन इज़ द रिजिड फाउंडेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो तरीके की बात कर रहे हैं, एक तो कॉन्टैक्ट प्रेशर का और दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग सेटलमेंट का। फ्लेक्सिबल फाउंडेशन में क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होगा वो यूनिफॉर्म होगा फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए, बट जो सेटलमेंट होगा फ्लेक्सिबल फाउंडेशन में वो अनइक्वल होगा, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल फाउंडेशन में जो सेटलमेंट होता है वो अनइक्वल होता है। रिजिड फाउंडेशन में अगर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिपेंड ऑन सॉइल पे कर रहा है, मींस ये क्या है, अनइक्वल है, वेरी कर रहा है, बट जो सेटलमेंट होगा डिस्टेंस वो यूनिफॉर्म होगा। आपने इस चीज़ को समझना है कि जब हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो वहाँ पे प्रेशर सब जगह पे सेम आएगा, परंतु जो सेटलमेंट है वो अलग अलग होगा। तो डिस्टेंस मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम बना रखे हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस डायग्राम्स। काफ़ी बार रिपीटेशंस होता है, बहुत सारे एग्जाम में होता है, इवन गेट में कई बार पूछा गया, ईएससी में कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। कोहेजिव सॉइल का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस क्ले से होता है, और कोहेजन लेस सॉइल का मतलब ग्रेनुलर या फिर सैंड से मतलब होता है, ठीक है ना। कभी कभी सैंड देते हैं, कभी ग्रेनुलर सॉइल देते हैं, कुछ भी देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे को, जब भी फ्लेक्सिबल फाउंडेशन है तो देखिए कॉन्टैक्ट प्रेशर थ्रू आउट मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे सेम बनाया है, ठीक है ना। और इस केस में भी देखिए यहाँ पे भी हमने क्या बनाया, थ्रू आउट सेम बनाया है, बट सेटलमेंट देखिए सेंटर में क्या है, ज़्यादा है, सेंटर में क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू एजेस, यस और नो। मतलब सेटलमेंट का क्या है, वेरिएशन है। यहाँ पे भी देखिए सेंटर में क्या है, कम है, और साइड्स पे क्या है, ज़्यादा है। तो कोहेजन लेस सॉइल में सेटलमेंट बीच में क्या होगा, कम होगा, साइड्स पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट जब आप रिजिड फाउंडेशन में बात करते हैं डिस्टेंस, दोनों में देखिए सेटलमेंट मैंने बराबर शो करने की कोशिश की है, बट जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है
वो क्या है, वो यहाँ पे वेरी कर रहा है। आप इसको एक दूसरे से उल्टा बना लीजिए। वहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे सेटलमेंट कांस्टेंट है। यहाँ पे सेंटर पे ज़्यादा सेटलमेंट आता है तो यहाँ पे सेंटर पे क्या आता है, कम कॉन्टैक्ट प्रेशर आता है। एक दूसरे के उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज़ वेरी, तो ये हमारे से पूछा गया है। तो ये कौन सा हो गया, रिजिड फाउंडेशन ऑन कोहेजनलेस सॉइल। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स, रिजिड फुटिंग ऑन ग्रेनुलर सॉइल। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज क्विक क्ले। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंसिटिविटी इन्होंने दे रखा है 0, नो, सेंसिटिविटी इक्वल टू 100, सेंसिटिविटी इक्वल टू 1, सेंसिटिविटी इक्वल टू इन्फाइनाइट। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को वो स्टूडेंट सॉल्व कर सकते थे। मैंने बताया ना, जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ाई थी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जिसमें सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कभी डायरेक्ट नहीं पूछते, इनडायरेक्ट वे में पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए इतना। तो सेंसिटिविटी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एस होता है, ये क्यू यू डिस्टर्ब, सॉरी अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड टू द क्यू यू डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब को क्या कह सकते हैं, रिमोल्डेड। ठीक है ना, वही वर्ड लिखते हैं जो ज़्यादातर एग्जामों में आते हैं, रिमोल्डेड। ठीक है, ये इसका क्या होता है, रेशियो होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे को सेंसिटिविटी 1 जो दे रखी है, वो जनरली किसके केस में होता है, नॉर्मल क्ले के केस में होता है, जो इसकी रेंज क्या होता है, 1 to 4 होता है। ठीक है ना, और क्विक के केस में क्या होता है, मोर देन 16 होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मोर देन 16 होता है। मतलब मोर देन 16 में हम लोग क्या कह सकते हैं, 100 भी हमारे पास आएगा। और मोर देन 16 में क्या आता है, इन्फाइनाइट भी आता है, बट इन्फाइनाइट तो कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रही होती है। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास सी बन सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज़ इसका थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्विक क्ले के केस में तो हमारे पास जो सेंसिटिविटी होती है वो मोर देन 16 होती है। ओके, तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंट के जो आएगा वहाँ से सोल्यूशन, उसके बेस पे हम लोग जाएंगे। इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन कौन सा डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट हेड परमिटिव टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा। तो इसको हमने थोड़ा सा क्या करना, अच्छे से समझना है। ठीक है, एक बार देखें इस क्वेश्चन में ध्यान से, फिर हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। मैंने आपको बोला 2 टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा कवर किया इस बार इन्होंने। कौन से डियर स्टूडेंट्स 2 टॉपिक, एक तो है परमेबिलिटी और दूसरा आपके पास है रिटेनिंग वॉल। ठीक है ना, परमेबिलिटी एंड रिटेनिंग वॉल। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बस पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा। एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। जनरली हम लोगों के पास क्या होता है, 3 टेस्ट होते हैं जो हम लोगों के लैब टेस्ट होते हैं। हमारे पास जो परमेबिलिटी है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि वाटर के वहाँ से क्या होने की, पास होने की जो परमेबिलिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। तो जनरली हमारे पास जो मेथड है, लैब मेथड, अगर हम लोग लैब मेथड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है वो एक तो कांस्टेंट हेड मेथड, ओके, और दूसरा है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फॉलिंग ऑब्लिक वेरिएबल हेड मेथड। डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सारे, और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हेड परमिटिव मेथड किस टाइप की सॉइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कौन सी सॉइल के लिए डियर स्टूडेंट्स, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। इसका मतलब हो गया C4 कोर्स और C4 हो गया कांस्टेंट। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरा जो फॉलिंग हेड है, इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल से। फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं F4 फाइन, F4 फॉलिंग। इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके,
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ। ओके, डार्सी लॉ क्या कहता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके होता है, आई के होता है। मतलब जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को होता है। जब आप क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं तो v इक्वल टू किसके होता है, k इंटू आई के होता है। तो k इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ओके, क्या हो गया डिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हो गया। अब इस केस में इसका यूनिट क्या है, यूनिट हो गया v अपॉन आई, आई इज द यूनिटलेस। ये क्या होता है, डेल्टा एच बाई एल के इक्वल होता है। चेंज इन जो क्या होता है, वाटर हेड, चेंज इन हेड डिवाइड में क्या होता है, लेंथ। तो ये भी किस में होता है, मीटर बाई मीटर, सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि जो यूनिट वेलोसिटी का वही यूनिट किसका होता है, परमेबिलिटी का होता है। इसका मतलब हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, ओके, इतना याद रखना हमें। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जो डार्सी लॉ वैलिड होता है डिस्टेंस, वो लैमिनार फ्लो में वैलिड होता है। कौन से फ्लो में होता है, लैमिनार फ्लो में वैलिड होता है। ये कभी भी टर्बुलेंट फ्लो में वैलिड नहीं होता है। ओके, फर्स्ट सेकंड थिंग हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किसके केस में, डिस्टेंस कांस्टेंट हेड, और जो क्या है हमारे पास परमेबिलिटी मेथड जो है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मीटर मेथड में, एक सेकेंड, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो डिस्टेंस आपने इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होता है, आई, v इक्वल टू किसका होता है, k इंटू आई। बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करिए, आप a से मल्टीप्लाई कीजिए। वेलोसिटी मल्टीप्लाई एरिया इक्वल टू डिस्चार्ज। ओके, क्या डिस्टेंस, डिस्चार्ज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू आई इंटू ए। डिस्चार्ज क्यों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय टाइम। ओके, यहाँ से हो गया हमारे पास v अपॉन टी इक्वल टू k। आई क्या होता है डिस्टेंस, ये होता है चेंज इन हेड अपॉन लेंथ ऑफ द सैंपल। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच बाय एल मल्टीप्लाई ए। तो व्हाट इज़ द के का अगर आप यहाँ से रिजल्ट फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा v इंटू एल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द, जो हमारे पास क्या सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ द जो वाटर से पास कर रहा है, इंटू एल लेंथ ऑफ द सैंपल, अपॉन कितना हो जाएगा टी, ये टी हो गया, मल्टीप्लाई डिस्टेंस डेल्टा एच मल्टीप्लाई ए। आप यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड करेंगे डिस्टेंस। ये रिजल्ट आपने क्या रखना है, हमेशा याद रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन होता है किसमें, फॉर कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड में। इसका मतलब होता है सिंपल सा, अगर आप समझते हैं तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या इस तरीके का है। अगर मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, तो ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। डिस्टेंस ये हमारे पास होता है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस, ये डिफरेंस है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा एच के इक्वल है। ओके, और ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए। और डिस्टेंस ये जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल। एल इज़ द लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस तरीके से है। तो इस तरीके का होता है, कांस्टेंट हेड मेथड होता है, तो उसमें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस, वो है हमारे पास फॉलिंग हेड मेथड। कौन सा डिस्टेंस, वो कौन सा है, फॉलिंग हेड मेथड। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको, वो है डिस्टेंस फॉलिंग हेड मेथड, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो डिस्टेंस यहाँ पे जब k का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये जो वैल्यू होता है हमारे पास, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये वैल्यू होगा हमारे पास कैपिटल A इंटू एल लॉग 10 h1 बाय h2 डेल्टा टी
स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूला। प्लीज़ रिमेंबर दिस फार्मूला। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको कट के आप क्या लिखते हैं, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए एल लॉग 10 H1 H2 क्या है डिस्टेंस यहाँ पे, प्लीज़ रिमेंबर। अब देखिए इसका क्वेश्चन कभी भी जेई में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान से समझना। और जेई में पूछा भी जाएगा तो ये ऐसी वैल्यू होंगे जिसका आप log 10 क्या कर सके, फाइंड कर सके। समझे नहीं समझे, जिसका क्या कर सकते हैं आप log 10 फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ए का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, ओके। एल इक्वल टू होता है डिस्टेंस लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, ओके। ए इक्वल टू होता है डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, ओके स्टूडेंट्स। और डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल कौन सा है, जब H1 से H2 में क्या था, पहले H1 हाइट था, फिर क्या करके वो धीरे धीरे क्या होता है, वेरिएबल होता है ना, हेड जो होता है, ये H1 हाइट है, ये H2 हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसको डेल्टा टी या टी के उससे डिनोटेट करते हैं। और H1 H2 क्या होती है, हाइट्स होती है। तो डिस्टेंस, प्लीज रिमेंबर दिस फार्मूला इन केस ऑफ फॉलिंग हेड मेथड। दिस फार्मूला यूज इन कॉन्स्टेंट हेड मेथड एंड व्हाट इज़ द के, व्हाट इज़ द यूनिट एंड किस मेथड को कहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस, फॉर्मूला था हमारे पास v अपॉन टी इक्वल टू के इंटू डेल्टा एच बाय एल इंटू ए। तो v वॉल्यूम हमारे को देखिए क्वेश्चन क्या देखा है, ए कॉन्स्टेंट हेड परमिटिव टेस्ट रन ऑन सेंट सैंपल ऑफ 16 सेंटीमीटर लेंथ एंड 60 centimeter का क्रॉस सेक्शन एरिया, पोरोसिटी वाज 40% अंडर ए कॉन्स्टेंट हेड ऑफ 30 सेंटीमीटर, द डिस्चार्ज वाज फाउंड 45 सेंटीमीटर इन 18 सेकेंड। मतलब ये हो गया डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर क्यूब बाय 18 सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। इक्वल टू के का वैल्यू आपको पता करना है, मल्टीप्लाई डेल्टा एच, डेल्टा एच जो हमारे पास है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, ओके। लेंथ कितना दे रखा हमारे को डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ए कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे फाइनली तो आपको जो यूनिट मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद डिस्टेंस कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 15 दूनी 15 × 45, 15 दूनी 30, 3 से कितने बार डिस्टेंस 6 टाइम्स, 2 से कितने बार हो गया 8 बार। तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे के इक्वल टू लिखिए 8/6 × 60। जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा डिस्टेंस 2.22 मल्टीप्लाई 10⁻², सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है डिस्टेंस वो हमारे पास ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है डिस्टेंस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्टेंस, यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप सारी क्लासेस को, एक एक क्लास को अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कैपिलरी राइज सबसे सिंपल सा मतलब है, जैसे हमारे पास ये की ट्यूब है और जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी कंटेनर में इसको क्या करते हैं, फिल करते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या करता है, वाटर क्या करता है, फिल करता है ऊपर की तरफ, ऐसे वाटर क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। तो हम लोगों के पास क्या आती है, एक हाइट आती है, वो हाइट कौन सी है डिस्टेंस हमारे पास, वो हाइट है हमारे पास HC। कौन सा है, HC का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज डिस्टेंस। और यहाँ पे एक फोर्स क्या करता है, वर्क करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, टेंशन फोर्स। और यहाँ पे एक एंगल वर्क करता है थीटा। तो डिस्टेंस इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है सरफेस, ओके, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू किसका होता है, वेट ऑफ वाटर इन ट्यूब, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारे पास मेन प्रिंसिपल है जिसको हमने क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। अब आप खुद सोचिए, जो ये हमारे पास ट्यूब है इसका जो डायामीटर है वो हमारे पास क्या डिस्टेंस, ये जो डायामीटर है ना ये हमारे पास है D। तो अब आप खुद बताइए, यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस T मल्टीप्लाई, इसका यूनिट क्या होता है सरफेस टेंशन का, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। तो ये कितने वर्क पे उस पर एक्ट कर रहा है, ये पूरे इस पर वर्क कर रहा है।
तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा डिस्टेंस पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच सी। ठीक है, हाइट ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ से जब आप एच सी का वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्टेंस, तो क्या आएगा देखिए, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4t कॉस, अच्छा डिस्टेंस ये टी नहीं आएगा, सॉरी, ये यहाँ पे क्या आएगा, टी कॉस थीटा आएगा। ठीक है ना, क्योंकि टी किसी एंगल पे वर्क कर रहा है, टी किस पे कर रहा है, किसी एंगल पे वर्क कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4t कॉस थीटा अपॉन अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास गामा डब्लू इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। मीनिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे, मीनिंग जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एच सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डाया ऑफ, क्या है हमारे पास, डाया ऑफ ट्यूब। तो इसका मतलब क्या हो गया डिस्टेंस, एच सी वन डी वन इक्वल टू एच सी टू डी टू। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। किसका रिजल्ट फाइंड करना है हमारे को गिवन कर रखा है, इफ़ कैपिलरी राइज ऑफ द वाटर इन 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर। मतलब हमारे क्या गिवन कर रखा है डिस्टेंस, एच सी वन कितना दिया है, 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर। इफ़ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन ए 1 mm डायमीटर, इसका मतलब एच सी वन कितना दे रखा है हमारे को, 3 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है डिस्टेंस डी वन वो कितना हमारे पास 1 mm। दूसरा उन्होंने क्या दिया है, द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन ए 0.2 mm मतलब एच सी टू का वैल्यू कितना है हमारे पास, एच सी टू का वैल्यू है डिस्टेंस 0.2 mm। तो हमसे क्या पूछा है इन्होंने, एक मिनट, मतलब कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमने गलत किया इसको, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने करना है इसको, यहाँ पे हमने करना है इसको 1, ये हो गया हमारे पास 1 mm, क्या डिस्टेंस 1 mm, और डायमीटर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा डी टू का हमको क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है वैल्यू। तो डी टू का वैल्यू आप कैसे पता करेंगे, सिंपली आप क्या करिए, इस रिजल्ट को यूज़ कर लीजिए, ये हमारे को डी टू का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो डी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एच वन मतलब 1 मल्टीप्लाई एच सी वन मल्टीप्लाई डी वन कितना हो गया 3 अपॉन कितना हो जाएगा 0.2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए 3/2, और तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 15। तो किस में आएगा हमारे पास, mm, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक, तो कौन सा आंसर हमारे पास आएगा इसका जो डिस्टेंस सही आंसर आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास, ये है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ आया यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तो थोड़े से क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोलिए क्या आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा, पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग वॉइड रेशियो इज दिस वुड बी। तो पोरोसिटी बताना हमारे को, पोरोसिटी कितना हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू 0.5। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पहले से बता दिया, कितना आएगा 33.33 आएगा। कैसे सॉल्व हुआ, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से प्लीज़। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए क्या, कभी नहीं सॉल्व करना चाहिए। मैंने बोला रिलेशन क्या था, ई ग्रेटर देन एन। इस रिलेशन को अगर आपने याद रखा होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। पॉजिटिव ऑफ सॉइल, तो ई का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब 0.5। अगर आप इन सबको परसेंटेज में करेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 0.66 पॉइंट में करिए, ये कितना हो गया 0.75, क्योंकि ये 75% दे रखा है, ये 50% देगा, ये 33 मतलब 0.33। बोलिए कौन सा वैल्यू है जो 0.5 से कम है, ओनली ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन क्या है, कम है, इसीलिए हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, मतलब ई इक्वल टू कितना है 0.5 डिस्टेंस। तो व्हाट इज द एन, एन इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, मीनिंग क्या हो गया 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5। फाइनल कितना हो गया 0.5 अपॉन 1.5, तो फाइनल कितना 1/3 इक्वल टू 0.33। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है 164। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन दिए। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, इस बार क्या दे दिया हमारे को डिस्टेंस के पी दे दिया कितना 3,
क्या पूछा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए, के का वैल्यू है, क्या रिलेशन होता है, के ए मल्टीप्लाई के पी इक्वल टू 3, सॉरी किसके इक्वल है, इक्वल टू 1, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो के ए का क्या हो जाएगा, के ए इक्वल टू 1 बाई के पी, तो कितना हो गया 1/3 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, 1/3, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन थे जो सॉल्व होने में प्रॉब्लम होती है। ए फुली सैचुरेटेड क्ले सैंपल, फुली सैचुरेटेड क्ले सैंपल, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है हमारे को डियर स्टूडेंट्स 101.5 ग्राम। ओके, सैचुरेशन के केस में, ओके सैचुरेशन के केस में। एंड वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम हमको दिया है डियर स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ से आप क्या पता कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, रो सैचुरेटेड मतलब डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास पर वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, यस और नो, मास पर वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा 101.5 डिवाइड में 50, तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आफ्टर ओवन ड्राइंग द क्ले हैज मास, मतलब ड्राई के केस में हम लोग देख रहे हैं, ड्राई के केस में हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, ड्राई के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ड्राई के केस में मास कितना दे रखा हमारे को, मास है हमारे पास 84.9 ग्राम है। और डिस्टेंस जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना है, वॉल्यूम कितना हमारे पास, उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम में क्या नहीं हुआ है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग ड्राइंग, चेंज नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग कहेंगे रो ड्राई। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा 84.9/50, ये क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या किसका वैल्यू पता करना है, पोरोसिटी, आपको बताना पोरोसिटी। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करें बताओ, कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स। तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रो सैचुरेटेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, G+E रो W अपॉन 1+E। और रो ड्राई का फॉर्मूला क्या है हम लोगों ने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, बताइए, G रो W अपॉन 1+E, यस और नो, ऐसा है या नहीं है। इस फॉर्मूले को मैं और भी लिखता हूँ, और भी सही से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, S/E, क्योंकि सैचुरेशन के केस में आप सबको पता है S इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया था G+E। तो मैं इसको अगर ब्रेक करूँ डिस्टेंस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, G रो W अपॉन 1+E प्लस S/E इंटू रो W अपॉन कितना हो जाएगा डिस्टेंस 1+E, ऐसा लिख सकता है नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब आप खुद बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रो W, रो W का वैल्यू कितना होता है 1 ग्राम CC होता है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे रो W का वैल्यू है वो तो एक इक्वल हो गया। इस फॉर्मूले को ड्यूरेशन हम लोग और कैसे लिख रहे हैं, रो सैचुरेटेड इक्वल टू रो ड्राई, इसको मैं रो ड्राई लिख सकता हूँ, G रो W अपॉन 1+E रो ड्राई। ओके, S का वैल्यू कितना है 1, रीजन क्योंकि सॉइल कैसा है, फुली सैचुरेटेड सॉइल है। ओके, और रो W का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है 1 ग्राम पर CC में इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका मतलब कितना हो गया E अपॉन 1+E। अब आप खुद बताइए ये वैल्यू किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, क्या ये वैल्यू पोरोसिटी के इक्वल होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब रो सैचुरेटेड मतलब 101 पॉइंट कितना है 5 अपॉन 50 इक्वल टू कितना डिस्टेंस, ये 84.9 अपॉन 50 प्लस कितना हो गया n। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जब पोरोसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपल से जब आप उसको उधर ले जाइए 101.5 माइनस 84.9 डिवाइड में 50, आप सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा डिस्टेंस 16.9/50। तो 50 से जब करेंगे तो कितना बार आएगा, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना 5 या 15 तो ये 33 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो डिस्टेंस वो हमारे पास कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर सही है बेटा, बताइए कौन सा आंसर सही है स्टूडेंट्स प्लीज़। वो हमारे पास ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ए फुली सैचुरेटेड क्ले सैंपल हैज़ मास दिस। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोरोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखे सॉइल मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे JEE में। हाँ, मैं कहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन था, इसमें कोई मतलब शंका वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा JEE अगर SSC JEE से थोड़ा सा लिटिल बिट क्या था डियर स्टूडेंट्स, टफ था, थोड़ा सा हमको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ दिस